चैप्टर 131। तुम्हारा ध्यान बहुत कमजोर है, लड़के। जैसे ही ये वान वान ने जियांग यानरन के लिए रक्षक की तरह बोला, यानरन के दिल में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, पहली बार लग रहा है कि तू कितनी चालाक है। शेन मेंगची को तो ये भी नहीं समझ आया कि वान वान ने उसकी बेइज्जती कर दी है, और वो अब भी सोच रही है कि वान वान बेवकूफ है। वान वान ने चुटकी ली। शुक्रिया तारीफ के लिए। अरे देखो, वो रहा चुफेंग। उसकी नजर तेज थी। उसने तुरंत बेंच से उठते हुए एक लड़के को देख लिया। एक नीले और सफेद बास्केटबॉल जर्सी में, हल्के भूरे रंग के नेचुरली वेवी छोटे बाल, माथे पर हेडबैंड, और उसकी बाजुओं की मसल्स जो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी शक्ल सूरत पूरे लड़कों के ग्रुप में सबसे अलग चमक रही थी। आह, चुफेंग। वो सीनियर चुफेंग है। सीनियर चुफेंग तो बहुत ही हैंडसम है। नीचे क्लास की लड़कियां खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। यहाँ तक कि चिंगहे स्कूल की लड़कियां भी चीख रही थी। असल में जिन शियू की बास्केटबॉल टीम में चुफेंग अपने खेल के लिए नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त शक्ल के लिए जाना जाता था। बास्केटबॉल तो उसे ज्यादा आता नहीं था, लेकिन देखने में वो हीरो लगता था। मगर आज चुफेंग का मूड कुछ अलग था। आमतौर पर मस्तीखोर और बिंदास रहने वाला लड़का आज एकदम संजीदा चेहरा बनाकर अपनी टीम की तरफ चल रहा था। उसकी ये गंभीरता देखकर सारी लड़कियां फिर से चिल्ला उठीं। वान वान भी उसे देखकर कुछ तारीफ करने ही वाली थी कि तभी वो लड़का जो एकदम ठीक ठाक लग रहा था, अचानक लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। उफ! वान वान ने साफ देखा कि गिरते वक्त चुफेंग ने एक नजर जियांग यानरन की तरफ डाली थी। उसने झुंझलाकर कहा, तुम्हारा ध्यान बहुत कमजोर है, लड़के। एक नजर में ही गिरते गिरते बचा। मैच कैसे खेलेगा तू? भीड़ में लोग हंसने लगे और जोर से बोले, चुफेंग, फाइटिंग। उनका फेवरेट लड़का यूं लड़खड़ाए, ये उन्हें काफी प्यारा लगा। जियांग यानरन ने कोर्ट पर खड़े सिर खुजाता हुआ वो लड़का देखा, जिसका चेहरा कुछ ज्यादा ही हक्का बक्का लग रहा था। हालांकि उसने चुफेंग को मौका देने का सोच तो लिया था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी जब उसने चुफेंग की वो शर्माई हुई हालत देखी, तो वो उतना अजीब नहीं लगा जितना पहले लगता था। जियांग यानरन की नजर चुफेंग की तरफ थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने नजर घुमाई और देखा, सोंग जीहांग उसे देख रहा था। क्या वो सच में मुझे देख रहा था? शायद मेरा वहम है। हो सकता है वो शेन मेंगची को देख रहा हो। वान वान ने झट से नोटिस कर लिया कि यानरन किधर देख रही थी और तुरंत उसे टोका। कहा, देख रही हो, ब्यूटी? आज से तुम्हारी नजरें सिर्फ चुफेंग पर होंगी। सोंग जीहांग को देखना सख्त मना है, समझी? यानरन को जैसे झटका लगा, उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ, ठीक है। जहाँ वो दोनों बैठी थीं, वहां से वान वान साफ देख सकती थी कि सोंग जीहांग की टीम के लड़के उसे घेरे हुए थे और सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। कभी कभी उनकी नजर शेन मेंगची और यानरन की तरफ भी जा रही थी। बॉस, तेरा तो लव लक कमाल का है। दो दो हसीनाएं तेरे लिए लड़ रही है। हमें भी एक दे दे, बॉस। जलन हो रही है। सच कहें तो मैंने पहली बार देखा कि मिस जियांग इतनी सुंदर है। उसका फिगर भी कमाल का है। मुझे तो लगता है शेन मेंगची के बराबर है। बॉस, दोबारा सोच लेना। हाँ हाँ, दोनों को रख ले, बॉस। हर लड़के को लड़कियों का अटेंशन पसंद होता है। टीम के लड़कों की बातें सुनकर सोंग जीहांग की तो सीना फूल गया और अब उसे यानरन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे बस करो अब। मैच शुरू होने वाला है। इस बार जीतना ही है, समझे? समझ गए, बॉस। सोंग जीहांग तो टीम को जोश दिलाने में लगा था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने जिन शियू की टीम से कोई उसे जलती हुई नजरों से घूर रहा था। क्या अगली चाल किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी है? चैप्टर 132। जरूरत से ज्यादा जोश में। जैसे ही सीटी बजी, मैच की शुरुआत हो गई।
ये वान वान ने तुरंत अपने बैग से पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइड चिकन निकाला, जो वो पहले से ही तैयार करके लाई थी। वो मस्त होकर खाने लगी और साथ में मैच का मजा लेने लगी। उसकी ये भूख और खाने का पागलपन ही एक बड़ी वजह थी कि उसने एक्ट्रेस बनने की बजाय मैनेजर बनने का रास्ता चुना था। सोचो जरा, अगर हर समय डाइट का ध्यान रखना पड़े, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो फिर जिंदगी जीने का मजा ही क्या? उसे अचानक याद आया, जिन गार्डन की सब्जियां अब तक उगाई होंगी क्या, वो कैसी दिख रही होंगी? उसके छोटे छोटे चूजे, मछलियां और छोटे अंगूर कैसे होंगे? बस ऐसे ही सोचते सोचते उसका ध्यान भटक गया और इस बीच कोर्ट पर स्कोर हो गया 11-0। किंग है 11, जिनशू 0। क्या हो रहा है ये? वान वान हक्की बक्की रह गई। जियांग यान रन ने सिर हिलाया। पता नहीं, चू फेंग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वान वान ने जल्दी से कोर्ट की ओर देखा। उसे साफ दिखा कि चू फेंग बार बार गलतियां कर रहा था। उसका फुटवर्क किसी शराबी जैसा लड़खड़ा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो जोश में था, फिर ये क्या हो गया? जिस लड़की को वो पसंद करता है, उसके सामने तो और भी जोश आना चाहिए था ना? प्यार के दुश्मन को पटखनी देने का मौका है। पर ये लड़का, कहीं ये जरूरत से ज्यादा जोश में तो नहीं आ गया? हे भगवान, सर दुखने लगा है मेरा। मैंने तो सारा दाव ही इसी पर लगा दिया था कि आज सॉन्ग जी हांग को ये पटखनी देगा। वान वान ने अफसोस भरी आह भरी। अरे, शराब तो नशा नहीं करती। नशा तो पीने वाले के मन का होता है। उफ, मेरी गलती हो गई। यान रन, अब इसे मत देखो प्लीज। वान वान की मजाकिया टोन सुनकर यान रन शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। मगर जैसे ही यान रन ने नजर हटाई, चू फेंग की हालत और भी बिगड़ गई। वान वान थोड़ी दूर थी, फिर भी उसने साफ साफ सुना कि जिन शिव के कोच की आवाज गूंज रही थी, जो अब पागल होने के कगार पर था। चू फेंग, तेरी तो माँ की, तूने आज कौन सी गोली खा ली बे? तू खेल रहा है या हड्डी तुड़वाने आया है? आजा साले, जरा जिंदगी की बातें करते हैं। दूसरे हाफ की 2 मिनट की ब्रेक में कोच ने अपना पूरा गुस्सा चू फेंग पर निकाल दिया। चू फेंग बस शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा और ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार जिन शिव पहले हाफ की कमी नहीं निकाल सका और मैच का स्कोर हुआ 23-6। वान वान ने आंखें बंद कर लीं। उससे अब देखा नहीं जा रहा था। अब बारी थी 15 मिनट की हाफ टाइम ब्रेक की। किंगहे की सारी लड़कियां खुश होकर कोर्ट पर दौड़ पड़ी, अपनी टीम को पानी और टॉवेल देने लगी और प्यार दुलार बरसाने लगी। लेकिन जिन शिव की तरफ माहौल एकदम गमगीन था। भाड़ में गया यार, जिन शिव को क्या हो गया है? ऐसे खेल रहे हैं जैसे पहली बार बॉल देखी हो। अब क्या करें? किंगहे की टीम तो वैसे भी दमदार रही है हमेशा, पर इतनी बुरी तरह हारेंगे? सीनियर चू फेंग को क्या हुआ है आज? बीमार है क्या? बीमार नहीं, आत्मा ही निकल गई है उसकी। वान वान ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़का ऐसा खेल दिखाएगा। ऐसे चलता रहा तो आज का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। उसने आंखें सिकोड़कर कहा, अब जहर का इलाज सिर्फ जहर ही है। जहर का इलाज जहर से? क्या मतलब? यान रन थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वान वान ने बिना टाइम खराब किए बैग से पानी की बोतल और टॉवेल निकाला और यान रन के हाथों में पकड़ा दिया। जाओ, इस बेवकूफ को दे आओ। है, क्या ये काम करेगा? यान रन एकदम घबरा गई। मुझे लग रहा था कि मुझे उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वान वान ने लंबी सांस ली। अगर तू अब गई ना, तो वो और भी ज्यादा टूट जाएगा। ले जा इसे। जब उसने यान रन से कहा था कि चू फेंग को देखना बंद करो, तभी से वो लड़का ऐसा लग रहा था जैसे मालिक ने अपने पालतू को छोड़ दिया हो। दूसरे हाफ में तो उसने और भी खेल बिगाड़ दिया, दूसरों का भी। यान रन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। ठीक है, जा रही हूँ। अब देखना ये है कि क्या यान रन की मौजूदगी चू फेंग को फिर से जोश में ला पाएगी। क्या वान वान का प्लान काम करेगा? अध्याय 133। उसने मेरी बीवी छीन ली। कोर्ट के अंदर इस समय जो हो रहा था, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था।
जिनश्यू बास्केटबॉल टीम के कप्तान ने चुफेंग को एक तरफ ले जाकर बड़ी गंभीरता से पूछा, अरे भाई, आज तुझे क्या हो गया है? तू इतना बिखरा बिखरा क्यों लग रहा है? कहीं दिल तो नहीं टूट गया तेरा? चुफेंग तो वैसे भी गुस्से में था, झट से बोल पड़ा, तेरा दिल टूटा है, तेरे खानदान का दिल टूटा है। बकवास मत कर। कप्तान चौंक गया, लेकिन फिर भी बोला, तो फिर बता, इतना परेशान क्यों है तू? लग तो ऐसा रहा है जैसे तेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई हो। उधर सामने सोंग जी हांग लड़कियों से घिरा हुआ खड़ा था, सब उस पर मर मिटी थी। कप्तान ने जलन से कहा, यार, ये दुनिया बड़ी नाइंसाफी से भरी है। देख, सोंग जी हांग की कितनी मौज है। पहले जियांग यान रन और अब शेन मेंगची, दोनों ही टॉप क्लास की लड़कियां। और तू इतना हैंडसम होते हुए भी अकेला घूमता है। तुझे तो लड़की तक पसंद नहीं आई अब तक। दरअसल चुफेंग कभी किसी रिलेशनशिप में था ही नहीं। इतना कि एक बार तो उसने सोच लिया था कि कहीं मैं गे तो नहीं। कप्तान उसकी टांग खींच ही रहा था कि उसने देखा, चुफेंग की नजरें बड़ी अजीब हो गई है। उसकी आंखें एक ही तरफ गड़ी हुई थी, जियांग यान रन की तरफ, जो धीरे धीरे सोंग जी हांग की ओर जा रही थी। और चुफेंग उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी जाकर उसका गला दबा देगा। कप्तान ने घबराकर पूछा, अबे रुक, तू क्या करने जा रहा है? इतनी खतरनाक नजरें क्यों है तेरी? क्या सोंग जी हांग ने तुझसे पैसे छीन लिए हैं? चुफेंग एकदम फट पड़ा, नहीं, उसने मेरी बीवी छीन ली है। अब जरा कोर्ट के दूसरी तरफ चलो। किंगहे की टीम में क्या हो रहा है? सोंग जी हांग चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ था। कैप्टन सोंग, आप तो सबसे बेस्ट हो। सीनियर, आप जिनश्यू वालों को तोड़ दो आज। जी हांग, ये पानी लीजिए। ये बोतल खुद शेन मेंगची ने दी थी। अब शेन मेंगची उसे कैप्टन सोंग नहीं, प्यार से जी हांग कह रही थी। सोंग जी हांग तो बस मुस्कुरा रहा था। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। आज तो उसने मौका पाकर शेन मेंगची का हाथ भी पकड़ लिया और बोला, मेंगची, जब मैं मैच जीत जाऊंगा ना, तो ट्रॉफी सबसे पहले तेरे हाथ में दूंगा। अगर आज मैं जीत गया तो क्या तुम? वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, अरे देखो, जियांग यान रन भी आ गई। वाह, दो लड़कियां एक ही लड़के के लिए आई है। अब होगा असली तमाशा। सोंग जी हांग की आंखों में चमक आ गई जब उसने जियांग यान रन को देखा। उसका स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ आज अलग था। वो मन ही मन सोचने लगा, वैसे ये भी शेन मेंगची से कम नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और दिखती भी बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सीरियस नेचर की है, लेकिन आज कुछ तो खास बात है इसमें। अब तो किंगहे टीम के खिलाड़ी भी चिढ़ाने लगे, ओए मिस यान, फिर से अपने बॉस के लिए पानी लाई हो? आज तो बड़ी सज-धज के आई हो। क्या बात है, सिर्फ बॉस के लिए पानी लाई हो? हमारा क्या? असल में जियांग यान रन इन लोगों के लिए पहले भी काफी खर्च कर चुकी थी। कभी जर्सी दिलवाई, कभी प्रैक्टिस के लिए सामान, इसलिए ये लोग उसे हल्के में लेने लगे थे। अब शेन मेंगची को भी दिख गया था कि सोंग जी हांग किस नजर से जियांग यान रन को देख रहा है। वो थोड़ी जल गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखी और खुद को शांत दिखाते हुए जियांग यान रन के पास गई। यान रन, तुम आ गई। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी, पर सोचा कहीं तुम अभी भी नाराज तो नहीं हो मुझसे। चलो, जल्दी आओ, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होगा? क्या वान वान का प्लान काम करेगा? क्या चुफेंग अपनी बीवी को वापस जीत पाएगा? क्या सोंग जी हांग के दिल में जियांग यान रन की जगह बनने लगी है? अध्याय 134। ये जगह कौन सी है? मैं कौन हूँ? सोंग जी हांग ने बड़े ही संतोष से शेन मेंगची की तरफ देखा। वो अंदर से बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि शेन मेंगची जैसी समझदार और खुले दिल वाली लड़की ही उसके साथ रहने के लायक है। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था, जियांग यान रन जैसी थोड़ी जलने वाली लड़कियां भी कभी कभी बहुत क्यूट लगती है। उसे एहसास हुआ कि वो जियांग यान रन से पहले कुछ ज्यादा ही रूखा बर्ताव कर गया था। तो वो खुद ही उसके पास गया,
थोड़ा नरम चेहरा बनाकर, लेकिन अब भी उस घमंड वाली टोन में बोला, यान रन, मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं होता। तुम पहले जैसे मेरे पीछे पड़ी रहती थी, उससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन चूंकि हम एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं, तो अगर तुम आगे से शेन मेंगची को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी और ज्यादा ड्रामा नहीं करोगी, तो हम दोस्त रह सकते हैं। लेकिन जियांग यान रन बिल्कुल बेफिक्री से खड़ी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने बिना कोई इमोशन दिखाए खीज भरे अंदाज में कहा, अच्छा कुत्ता कभी रास्ता नहीं रोकता, तो जरा हटोगे? शेन मेंगची और सोंग जीहांग दोनों सन्न। जियांग यान रन ने दोनों की कोई परवाह नहीं की, बस मुड़कर आगे बढ़ गई, हाथ में पानी की बोतल लिए। सब लोग हैरान रह गए, कोई कुछ समझ नहीं पाया। अरे, यान रन कहाँ जा रही है? क्या वो सोंग जीहांग के लिए नहीं आई थी? तो फिर किसके लिए? अरे, वो तो जिन शू टीम की तरफ जा रही है। अब सबकी नजरें यान रन पर टिक गईं। किंग हे टीम के लोग, जिन शू की टीम वाले, सब हैरान। एक लड़की, वो भी इतनी खूबसूरत, और जिन शू की ओर बढ़ रही थी। ओ भाई, कौन है ये परी सी लड़की? शायद किंग हे स्कूल की है। इतनी सुंदर लड़की हमारे टीम में किसके लिए आई है? टीम में से एक सुनहरे बालों वाला लड़का भीड़ चीरकर उसके पास पहुंचा और स्टाइल मारते हुए बोला, बोलिए मैडम, किसे ढूंढ रही हैं आप? पीछे कप्तान जो अभी अभी चुफेंग को समझा रहा था, वो बड़बड़ाया, ये तो जियांग यान रन है, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? सब चुप हुए, और अब सबने साफ साफ यान रन की आवाज सुनी, मैं चुफेंग को ढूंढ रही हूँ। चुफेंग? सन्नाटा छा गया। कप्तान की आंखें फटी रह गईं। वो तुरंत चुफेंग की तरफ पलटा, जिसका चेहरा अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसके कान लाल हो गए थे, और सांस ऐसे चल रही थी जैसे 3 किलोमीटर दौड़कर आया हो। सुनहरा बालों वाला लड़का तुरंत निराश हो गया। क्या बात कर रहे हो? इतनी सुंदर लड़की, और ढूंढ रही है चुफेंग को? इस टीम का सबसे बेकार खिलाड़ी? ओह, किसने मारा? पीछे से चुफेंग ने उसे जोर का किक मारा। अब चुफेंग ऐसा घबराया हुआ था कि चलने में भी एक ही हाथ पैर आगे बढ़ा बैठा, लेकिन फिर भी खुद को ठंडा और कूल दिखाने की कोशिश करते हुए यान रन के पास पहुंचा। यान रन, तुम मुझे ढूंढ रही थी? यान रन ने सिर हिलाया। चुफेंग का दिल धक धक करने लगा। उसका मन सोचने लगा, हो गया अब मेरा। अभी अभी जो मैंने बेकार खेला, उसी की सजा मिलने वाली है। लेकिन तभी यान रन ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ा दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है। चुफेंग कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे वो कड़ाके की सर्दी से सीधा वसंत ऋतु में आ गया हो। चारों ओर फूल ही फूल। उसने वो पानी की बोतल ऐसे ली जैसे कोई सम्राट की मुहर दी जा रही हो। धन्यवाद। अब यान रन ने दर्शकों की तरफ देखा, जहां वान वान बैठी थी। वान वान ने उसे आंखों से इशारा किया, अगला स्टेप। यान रन को पता था कि चुफेंग के खराब खेलने की कुछ जिम्मेदारी उसकी भी है, इसलिए वो वही कर रही थी जो वान वान ने कहा था। उसने हाथ में पकड़ा सफेद टॉवल उठाया और धीरे से चुफेंग के माथे का पसीना पोंछा। फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा खेलना। चुफेंग, मैं कौन हूँ? ये जगह कौन सी है? और ये फूल कहाँ से आ गए? अध्याय 135। बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जैसे ही जियांग यान रान ने चुफेंग को पानी की बोतल दी और प्यार से उसका पसीना पोंछा, पूरा जिन स्यू स्कूल का लड़कों का गैंग बेकाबू हो गया। ओ, अबे साला, चुफेंग, तू तो बड़ा प्लेयर निकला। ये लड़की कहाँ छिपा रखी थी अब तक? अब समझ आया, आज मैच में इतना भटका हुआ क्यों था। मोहब्बत में डूबा हुआ था बंदा, गर्लफ्रेंड को ही मिस कर रहा था। अरे रे, इतनी क्यूट लड़की, और चुफेंग के साथ? इसको तो किसी ने सच में सोने की छड़ी मार दी होगी। भाई लोग, इस चुफेंग के धोखे में मत आना। इसका मासूम चेहरा देख के धोखा मत खा जाना। चुफेंग का चेहरा लाल हो गया,
उसने गुस्से में सबको घूरा। बंद करो ये सब। चुप हो जाओ। इस बीच यान रान हल्के मुस्कुराते हुए बोली, मैं अब चलती हूँ। मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। चू फेंग की आंखों में हल्की बेचैनी तैर रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, तो क्या फिर मिलेंगे? यान रान ने बस छोटा सा कहा, पर इस छोटे से जवाब ने चू फेंग को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो याद है। डेट अब भी तय है। आज की रात मेरी किस्मत जागने वाली है। अब अगर जिनस्यू की तरफ माहौल गर्म था, तो चिंगहे स्कूल में पूरी तरह से बर्फ जम गई थी। हर एक नजर सीधी जाकर गिरी सोंगजी हांग पर। आखिर अभी कुछ मिनट पहले ही तो वो शान से खड़ा था, सोच रहा था कि जियांग यान रान सिर्फ उसी के लिए आई है। पर अब सामने खड़े खड़े उसके मुंह पर तमाचा पड़ा था, और वो भी सबके सामने। भाई, ये तो बड़ा मजेदार निकला। जियांग यान रान और चूफेंग कब से साथ है ये दोनों? सच में आज पहली बार देखा चूफेंग को इतना शर्माते हुए। OMG, बहुत प्यारा था। मैं तो कहती हूँ, दोनों एकदम मस्त जोड़ी लगते हैं। और चू फेंग भी तो अच्छे घर से है। जिस लड़की को सोंगजी हांग ने छोड़ा था, उसने तो पलटकर ऐसी चाल मारी कि सब देख के दंग रह गए। सच कहा, जियांग यान रान जैसी लड़की को जो चाहिए होता है, वो लेकर ही रहती है। और सोंगजी हांग, भाई, तू तो खुद को ही धोखा दे बैठा। सोंगजी हांग की रगरग में आग जल रही थी। इतना गुस्सा, मानो अभी फट पड़ेगा। जैसे ही यान रान उसके पास से गुजरी, उसने गुस्से में आकर उसका रास्ता रोक लिया। जियांग यान रान, उसने झल्ला कर कहा, ये सब क्या है? तू कहती थी कि मुझसे प्यार करती है, और अब उस दूसरे स्कूल वाले छोकरे के साथ घूम रही है? तूने धोखा दिया मुझे। यान रान ने आंखें तरेरी, आवाज में बर्फ जैसा ठंडापन था। और अगर दिया तो? तुझसे क्या मतलब? मैं किसे पसंद करूं, किससे फ्लर्ट करूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? भीड़ में खड़े लोग हंसी रोक ही नहीं पाए। अब तो बात बिल्कुल उल्टी पड़ गई थी। पहले सोंगजी हांग खुद ही कह चुका था कि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, और अब वो जलभुन के खुद तमाशा बना रहा था। सोंगजी हांग का दिमाग खराब हो चुका था। उसने गुस्से में बड़बड़ाया, मत भूल, हमारी सगाई हुई थी, और तूने मेरे पीठ पीछे जाकर उस लड़के से। सगाई? यान रान ने तंज कसा, कब हुई हमारी सगाई? सोंगजी हांग बोलते बोलते रुक गया। उसे याद आ गया कि उसने खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि उसका यान रान से कोई रिश्ता नहीं है। अब अगर मानेगा कि सगाई हुई थी, तो खुद ही अपनी बेइज्जती करेगा। वो गुस्से को जबरदस्ती पी गया और बोला, सोच ले यान रान, तेरे इस कदम का अंजाम क्या होगा? यान रान मुस्कराई, एक तेज, चुभती हुई मुस्कान, और बोली, अंजाम? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और वो बिना एक बार पीछे देखे वहां से निकल गई। अध्याय 136। क्या तुमने मुर्गे का खून पी लिया था? जैसे ही जियांग यानन अपनी सीट पर वापस आई, वो तो जैसे गिरते गिरते बची। उसकी हालत देखकर ये वानवान के चेहरे पर एक माँ जैसी संतुष्टि थी, जैसे उसकी बेटी अब बड़ी हो गई हो। गजब कर दिया, कमाल कर दिया तूने, वानवान ने खुशी से कहा। थैंक्स, ये सब तुम्हारे गाइड करने की वजह से हुआ, यानन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वो खुद भी हैरान थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कभी सोंगजी हांग से इस तरह की बातें भी कर ली। थोड़ी ही देर बाद 15 मिनट का ब्रेक खत्म हो गया और दूसरा हाफ शुरू हो गया। जैसे ही सीटी बजी, कोर्ट में माहौल एकदम बदल गया। अब हवा में टेंशन था, गुस्से की चिंगारियां उड़ रही थी। सोंगजी हांग ने चू फेंग की तरफ घमंड से देखा। उसके साथी खिलाड़ी ने भी नाक सिकोड़ते हुए कहा, इसके घर में पैसे ज्यादा होंगे, लेकिन खेलने में तो एकदम कचरा है। हाँ, और ऊपर से हमारे बॉस से लड़की छीनने चला है। लेकिन चू फेंग को इन तानों की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने टीम के साथियों की ओर मुड़ा और बोला, आगे से सब लोग बॉल मुझे पास करना। सुनते ही सुनहरे बालों वाला लड़का रो पड़ा, फिर तो 0 पे आउट हो जाएंगे हम। चू फेंग बोला, अगर हार गए तो पूरे महीने का खर्चा मैं दूंगा। क्या?
पूरे महीने का? फिर तो इसे पकड़ लो दोस्तों। खुद ही कहा है इसने। बिल्कुल। अब तो सारा बॉल इसके पास ही जाएगा। और फिर गेम शुरू हुआ और सब खिलाड़ी तेजी से दौड़ने लगे। जिन शियू टीम के कप्तान ने बॉल छीना और झट से चू फेंग को पास कर दिया। कप्तान तो डर ही गया था कि कहीं चू फेंग फिर से पकड़ न पाए, लेकिन इस बार उसने सही से कैच कर लिया। लेकिन तभी छिंगहे टीम के खिलाड़ी उस पर टूट पड़े और वो 3 पॉइंट लाइन के किनारे जा पहुंचा। सॉन्ग जिहांग हंसता हुआ बॉल छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। वो समझ रहा था कि अब बॉल उसके हाथ में आएगी और स्कोर वो करेगा। लेकिन तभी चू फेंग ने एक कदम पीछे लिया और पूरी ताकत से बॉल हवा में उछाल दी। सभी की नजरें बॉल पर टिक गईं। कुछ सेकंड बाद, वाह! बॉल अंदर गई। 3 पॉइंट शॉट। पूरा मैदान तालियों और चीखों से गूंज उठा। सिर्फ 3 मिनट हुए थे गेम को शुरू हुए और स्कोर हो गया, वो भी 3 नंबर का। सब हक्के बक्के रह गए। कमाल कर दिया। सीनियर चू फेंग जिंदाबाद। अरे, ये तो बस किस्मत थी। छिंगहे के खिलाड़ी भुनभुनाए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अब जिन शियू टीम का हर खिलाड़ी बॉल चू फेंग को ही देने लगा। और जैसे उसमें कोई चमत्कार आ गया हो, उसने एक भी शॉट मिस नहीं किया। बॉल उसके हाथ में जाती और सीधे बास्केट में। ऐसा लग रहा था जैसे बास्केटबॉल रिंग खुद बॉल को खींच ले रही हो। छिंगहे की टीम तो जैसे टूट ही गई, उनमें जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। स्टैंड्स में बैठे लोग दंग रह गए। अब उन्हें समझ आया कि चू फेंग के अंदर कितनी छुपी हुई ताकत थी। जिन शियू टीम का कप्तान चू फेंग के गले में हाथ डालकर बोला, अबे साले, तूने पानी नहीं, मुर्गे का खून पिया था क्या? चू फेंग ने स्टैंड्स की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, तू क्या जाने? वो पानी नहीं था, वो तो यानन का दिया हुआ अमृत था। पलक झपकते स्कोर हो गया 0-17। छिंगहे एक भी पॉइंट नहीं बना पाई थी। पिछला स्कोर बराबर हो चुका था और अभी तो दूसरा हाफ आधा ही बीता था। अध्याय 137। बड़े भैया का तोहफा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले हाफ में भी जिन शियू टीम ने छिंगहे टीम की बुरी तरह धुलाई कर दी। और ये सब सिर्फ चू फेंग की वजह से हो रहा था। गर्ल्स की चीयरिंग, चू फेंग, चू फेंग, इतनी जोरदार थी कि ऐसा लग रहा था जैसे स्टेडियम की छत ही उड़ जाएगी। अब मैच खत्म होने में बस 1 मिनट बचा था। स्कोर देखो तो रोंगटे खड़े हो जाए। 0-24। छिंगहे अब तक एक भी पॉइंट नहीं बना पाई थी, जबकि जिन शियू टीम ने उन्हें पूरे 24 पॉइंट से पीछे छोड़ दिया था। साफ था, अब 1 मिनट में 7 पॉइंट्स बनाना नामुमकिन था। छिंगहे की हार पक्की हो चुकी थी। कोर्ट पर सब लोग पहले से ही जीत का जश्न मना रहे थे। और जैसे ही मैच का आखिरी वक्त आया, बॉल फिर से चू फेंग के हाथ में थी। छिंगहे के खिलाड़ी तो अब हिम्मत ही हार चुके थे, अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। रुको उसे, सॉन्ग जिहांग ने गुस्से से चिल्लाया। चाहे हार जाए, पर 0 स्कोर से हारना उसकी शान के खिलाफ था। वो, सॉन्ग जिहांग, इस लड़के के सामने यूं जलील नहीं हो सकता था। फिर सबने खुद को घसीटते हुए खड़ा किया और चू फेंग को रोकने की कोशिश करने लगे। पूरा स्टेडियम देख रहा था। सबकी निगाहें चू फेंग पर थीं। तभी उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अचानक से दिशा बदली और भागते हुए अपने ही टीम के बास्केट में बॉल डाल दी। सीटी बजी। मैच खत्म। छिंगहे टीम को मिल गए 2 पॉइंट्स। पूरा मैदान सन्न रह गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी। चू फेंग आराम से चलता हुआ सॉन्ग जिहांग के पास गया और बोला, ये 2 पॉइंट्स बड़े भैया की तरफ से गिफ्ट है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। मतलब, उसने जानबूझकर अपने ही बास्केट में बॉल डाली ताकि सॉन्ग जिहांग को 2 पॉइंट्स मिल जाए। तू, इतने लोगों के सामने इस तरह बेइज्जत होने पर सॉन्ग जिहांग का चेहरा गुस्से से तिलमिला गया। वो चू फेंग पर टूट पड़ता, लेकिन उसके टीममेट्स ने उसे रोक लिया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर स्टेडियम में गूंज उठी तालियां और चीयरिंग। सीनियर चू फेंग जिंदाबाद। दूसरे हाफ का स्कोर था 2-24।
और कुल स्कोर छिंग है 25, जिनशियू 30। यानी पहले हाफ में इतने पीछे होने के बावजूद जिनशियू टीम ने वापसी की और पूरे मैच की जीत अपने नाम कर ली। स्टैंड्स में ये वान वान ने चैन की सांस ली। अब आया असली मजा। कम से कम तेरी बड़ी बहन की मेहनत बेकार नहीं गई। अंत में चू फेंग ने यानन के लिए ही सॉन्ग जिहांग को सबक सिखाया था। ये बात तो साफ थी। वान वान ने यानन की ओर मुड़कर पूछा, तो बोल, कैसा लग रहा है? खुश हुई? यानन ने धीरे से सिर हिलाया। मानना पड़ेगा, इस जीत से उसका दिल थोड़ा हल्का जरूर हुआ था। उधर कोर्ट पर चू फेंग को उसके साथी खुशी से हवा में उछाल रहे थे। उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान थी। जब वो नीचे उतरा तो उसने अपने साथियों से कुछ बातें की, फिर सीधे ट्रॉफी लेकर यानन की तरफ बढ़ा। वो यानन के सामने खड़ा हो गया और एकदम झिझकते हुए बोला, वो, ये तुम्हारे लिए है। यानन हैरान रह गई। मेरे लिए? लेकिन ये तो पूरी टीम की ट्रॉफी है, और वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, तुम्हें पसंद नहीं आई? मैंने सोचा लड़कियों को ये पसंद आता है, लेकिन हाँ, इसका कोई खास यूज तो है नहीं। सॉरी। इतना कहकर चू फेंग का चेहरा लटक गया। ये वान वान मुस्कुराई और यानन की तरफ देखकर बोली, कैसे बेकार है? ये तो यादों के लिए है। कुछ लोग इसे पाना चाहते हैं, पर उन्हें कभी नहीं मिलता। सॉन्ग जिहांग ने चू फेंग और यानन की तरफ घूरा, गुस्से में बगल की कुर्सी पर लात मारी और स्टेडियम से बाहर निकल गया। यानन ने देखा कि चू फेंग कितना उदास हो गया था। उसे याद आया कि उसने कितना जबरदस्त खेला था सिर्फ उसे सपोर्ट करने के लिए, और फिर उसका दिल पिघल गया। अच्छा, थैंक यू। बस फिर क्या था? चू फेंग का चेहरा ऐसे खिल गया जैसे बसंत में फूल खिलते हैं, और वो ये वान वान को ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई देवी हो। ये वान वान तो हैरान रह गई कि ये लड़का उसे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे आंसू भरी आंखों वाला मासूम हिरन। वो झट से उठ खड़ी हुई। मैच खत्म हो गया है, अब मैं आप दोनों का रास्ता नहीं रोकूंगी। मैं डॉम की तरफ जा रही हूँ। अध्याय 138। महान शैतान को खाना खिलाने का समय। जब यानर ने ये सुना तो उसने वान वान का कोहनी पकड़ लिया। तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? वान वान, अरे, ये क्या? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यानन मुझसे और ज्यादा चिपकने लगी है? वान वान थोड़ी झुंझलाते हुए बोली, सॉरी यार, आज मेरी डेट है। आज के मुकाबले में उसे लगा कि चू फेंग कोई खराब लड़का नहीं है, और उसे पूरा यकीन था कि वो यानन को सच में पसंद करता है, तो उसने सोचा कि चलो, उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका और दे देती है। डेट? तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही हो? यानन ने पूछा। वान वान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। ठीक है, तो फिर। यानन ने ज्यादा देर तक नहीं रोका क्योंकि वान वान को डेट पर जाना था। चू फेंग ने वान वान को शुक्रिया कहा और बोला, हेलो, मैं सॉरी हूं कि सही से मुलाकात नहीं कर पाया। तुम यानन की दोस्त हो? हेलो, मैं वान वान हूँ। वान वान ने सादगी से अपना परिचय दिया। यानन ने आगे कहा, वान वान मेरी बेस्ट फ्रेंड है। चू फेंग ने थोड़ा हैरान होते हुए वान वान की ओर देखा, तो तुम वान वान हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वान वान हल्के से हंसी। ओह, तुम्हें मेरी बुरी छवि के बारे में बहुत सुना होगा। चू फेंग गंभीरता से बोला, तुमसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम अफवाहों से एकदम अलग हो। हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे सिर्फ एक बार देखा और कुछ बातें की, फिर कैसे कह सकते हो कि मैं अफवाहों से अलग हूँ? वान वान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो जाहिर है क्योंकि तुम यानन की दोस्त हो। चू फेंग ने बिना किसी शंका के कहा। वान वान ने चिढ़ाते हुए कहा, पहले तो मुझे लगा तुम बहुत बेवकूफ हो। अब समझ आया कि तुम तो बड़े चिकने बातें करने वाले हो। चू फेंग को ये सुनकर चेहरे पर शर्म आ गई और यानन थोड़ी असहज हो गई। इन दोनों के मासूम प्यार को देख वान वान को अचानक खुद को बहुत पुराना महसूस हुआ। जब वान वान ने यानन और चू फेंग से विदा ली तो वो वापस डॉर्मिटरी चली गई। जब उसने मेकअप हटा लिया और शावर ले लिया तो किताब खोल ली। अब सिर्फ हाई स्कूल का पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि
विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम भी पढ़ रही थी। 2 साल उसने हाई स्कूल में फेल होने की वजह से गंवाए थे, तो उसे वो 2 साल वापस पाने थे। अब वो एक ठान के बैठी थी कि जब इंपीरियल सिटी के मीडिया स्कूल में एडमिशन मिले तो वो जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करेगी। साथ ही वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस पर भी नजर रखे हुए थी, ताकि कोई मौका हाथ से न निकल जाए। अगर उसे सही से याद हो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक बड़े अभिनेता के लिए एक बहुत बड़ा पीआर संकट आने वाला था, जो उसे अपने करियर से रिटायर होने पर मजबूर कर देगा। उसका कंपनी भी नुकसान उठाएगी, और वान वान को पता था कि उस संकट को सही तरीके से संभालने से उसे एक बेहतरीन शुरुआत मिल सकती है। उसकी पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर थी। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद वान वान ने अपना फोन चेक किया, किताब बंद की और सोचा, अब वक्त है महान शैतान से मिलकर उसे कुछ खाना खिलाने का। हालांकि उसने यानन को बहाना दिया था कि वो डेट पर जा रही है ताकि तीसरी व्हील ना बने, लेकिन ये भी उसे याद दिला रहा था कि उसे सीए ये हान से मिलकर कुछ करना है। अब जब वो और सीए ये हान अच्छे रिश्ते में हैं, तो ये एक अच्छा मौका था, क्योंकि बाद में ये सारा मामला बहुत जटिल हो सकता था। जल्द ही वो ग्रेजुएट होने वाली थी, और उस वक्त उसे और भी ज्यादा काम करने होंगे, और कुछ ऐसे मामले होंगे जो सीए ये हान ने पहले ही तय कर दिए होंगे। अगर उसने इस वक्त सीए ये हान से सही तरीके से नहीं निपटा तो आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता था। कॉलेज के बाहर निकलते हुए उसने रास्ते में एक बहुत ही पॉपुलर दुकान से 5 बड़े मास्के बन लिए और सोचा कि अब उन्हें महान शैतान को खिलाना चाहिए। अध्याय 139। एक सरप्राइज से डर में बदलना। 1 घंटे बाद टैक्सी ने नजदीकी जिन गार्डन के पास रुक गई। क्या वान वान के दिल को एक झटका लगा जब उसने महसूस किया कि उसने सीए ये हान के लिए लाए गए 4 में से 4 बने खा लिए थे। बस एक बचा था। जब वह जिन गार्डन पहुंची और उसने खुद को मजबूती से उस आखिरी बने को खाने से रोका। मुझे जल्दी चलना होगा और इस आखिरी को बचाकर रखना होगा, ताकि सीए ये हान के लिए सरप्राइज बना सके। वान वान ने किसी को ये नहीं बताया था कि वो वापस आ रही है। वह चुपके से गार्डन के पिछले दरवाजे से घुसी, लेकिन जैसे ही वो गार्डन के पास पहुंची उसे एक अजीब सा ख्याल आया। क्या होगा अगर सीए ये हान आज घर नहीं है? ये सोचते हुए वान वान धीरे धीरे आंगन से गुजरती रही। लिविंग रूम में एक हल्का सा रोशनी जल रही थी। वह रोशनी काफी मध्यम थी, लेकिन अगर रोशनी जल रही थी तो इसका मतलब था कि कोई न कोई घर पर जरूर था। तो फिर वान वान ने तेजी से कदम बढ़ाए और लिविंग रूम की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो बड़े कांच के दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने रुकते हुए अंदर देखा। खून। हवा में खून की गंध फैली हुई है। ये गंध तेज होती जा रही थी, इतनी तेज कि उसे उल्टी सी आने लगी। ये गंध लिविंग रूम से आ रही थी। क्या हो रहा है? कांच के दरवाजे पर मोटी पर्दा लटका था, जिससे वो लिविंग रूम को देख नहीं पा रही थी। आह! तभी अचानक लिविंग रूम से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आह! मुझे मार डालो, सीए ये हान, मुझे बस मार डालो। रात के इस सन्नाटे में वह चिल्लाती आवाज उसके शरीर को सिहरन में डाल गई। वान वान का शरीर एकदम से अकड़ गया और वो एक कदम भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह धीरे धीरे कांच के दरवाजे के दरार से लिविंग रूम में झांकने लगी। उसकी स्थिति से वह केवल खून की लकीरें देख सकती थी, जो पूरे फर्श पर फैली हुई थीं और सफेद कालीन में घुस रही थी। खून की लकीर का पीछा करते हुए उसने देखा कि सीए ये हान सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक महंगे डार्क कलर के सूट पहने थे। उनकी कलाई पर एक घड़ी थी जो ठंडी चमक छोड़ रही थी, और उनके पैरों के पास एक सफेद बाघ बैठा था, जिसका फर बर्फ की तरह सफेद था। सफेद बाघ ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, जैसे वो सो रहा हो, लेकिन उसके शरीर से एक खतरनाक खौफनाक आभा महसूस हो रही थी, जैसे वो कभी भी अपना शिकार चीर डालेगा। सीए ये हान के दाहिने ओर शू यी था
और बाईं ओर एक लड़का काले शर्ट में बैठा था। सीए ये हान से कुछ कदम दूर एक आदमी खून में सना हुआ जमीन पर करवटें खा रहा था। उस आदमी का शरीर इतना खून से सना हुआ था कि उसका पूरा शरीर लगभग सख्त हो चुका था। उसके घुटनों के आसपास का हिस्सा बुरी तरह से खून से लथपथ था। कुछ कठोर चीजें उसके पास पड़ी थी, जो शायद उस आदमी के घुटने की हड्डियां थीं। उस आदमी की चीखें, जो सिर से लेकर पांव तक डर और दर्द से भरी थीं, वान के दिल में ठंडी लहरें दौड़ाने लगी। सोफे पर बैठे आदमी के चेहरे पर बर्बरियत का भाव था। उसके पतले होंठ हल्के से हिले और एक बेजान आवाज सुनाई दी, जारी रखो। सीए ये हान के आदेश पर काले शर्ट वाले लड़के ने कदम बढ़ाया, अपना चाकू उठाया और बिना किसी झिझक के नीचे काट दिया। वान इतनी डर गई थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर दीं। वह कुछ नहीं देख पाई, लेकिन उस आदमी की चीखों से ही वह कल्पना कर सकती थी कि उस आदमी पर क्या बीत रही होगी। आह, सीए ये हान, तुम निर्दयी हो, तुम बेजुबान हो, जानवर हो। सीए परिवार का खून मेरे भीतर है, मैं तुम्हारा सच्चा भाई हूँ। तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझ पर ये दया कैसे कर सकते हो? आह! वान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? ये आदमी सीए ये हान का खून भाई है? कौन सा? उसकी उम्र देखकर तो ऐसा लगता है कि वह सीए शिया का पिता नहीं हो सकता। अध्याय 140। क्या तुम भूखे हो? सीए ये हान, तुझे इसका दंड मिलेगा। ये मत समझो कि मैं नहीं जानता। दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि छठा और सातवां भाई, सब तेरे हाथों मरे हैं। मैं दादी को बताऊंगा। मैं सीए परिवार के सभी बुजुर्गों से कह दूंगा। वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। वे तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आदमी अब चलने की स्थिति में नहीं था। वो पागल की तरह चीखते हुए, धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। सीए ये हान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस चुपचाप उसे आखिरी सांस तक संघर्ष करते हुए देख रहा था। वह आदमी दरवाजे तक रेंगते हुए पहुंचा और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक सफेद परछाई बिजली की गति से उस पर कूदी। शेर ने उसकी गर्दन में तुरंत दांत गड़ा दिए। उसकी गर्दन टूटी हुई पतंग की डोर की तरह मुड़ी और उसका खून पूरे लिविंग रूम में फैल गया, जैसे फूल खिल रहे हों। और शेर की हड्डियों को चबाने की आवाज सुनाई दी। ये दृश्य इतना भयानक था कि यहाँ तक कि दो जिंदगी जीने वाली वान भी डर के मारे कांप गई। आह! वान ने आखिरकार खुद को नहीं रोका और बगीचे के दरवाजे से एक चीख निकाली। साथ ही जिस कांच के दरवाजे के पीछे वो छिपी हुई थी, वह दरवाजा अचानक खुल गया और वह अब भी सदमे में थी कि अगले ही सेकंड में वह सीए ये हान की खतरनाक आंखों से मिली और उसने लिविंग रूम को जैसे नरक के दृश्य में बदलते हुए देखा। सीए ये हान के पास खड़ा शू यी हैरान होकर उसे देख रहा था। उसका चेहरा डर से सिकुड़ गया। मिस वान, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं खत्म। शू यी के मन में घबराहट दौड़ गई। वान यहाँ कैसे आ गई? वो तो स्कूल में होनी चाहिए थी। सीए ये हान के बगल में खड़ा काला शर्ट वाला लड़का वान को घूरते हुए देख रहा था। उसका चेहरा घृणा और तिरस्कार से भरा हुआ था। वान का मन मिचलाया। हाल ही में सीए ये हान के साथ उसका रिश्ता अच्छा चल रहा था और इसी वजह से उसने इस शैतान को इंसान समझने की कोशिश की थी। ओह, सीए ये हान, वह कभी भी एक सामान्य इंसान नहीं हो सकता। अगर वो होता तो वो अपनी पिछली जिंदगी में उससे इतनी दूर जाने की कोशिश क्यों करती? गुयुए जे का यह कहना कि सीए ये हान क्रूर, निर्दयी और खून पीने वाला है, बहुत कम था। आज भी उसे याद है कि पहली बार जब उसने उसे किसी को मारते हुए देखा था, वह दृश्य इससे भी ज्यादा खूनी था। उस वक्त वह इतनी डर गई थी कि उसने उसे शैतान कहकर रोते हुए उससे जाने की भीख मांगी थी। वह पागल की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने उसे गालियां दी थीं और उसे छोड़ने के लिए कहा था। आधे महीने तक शोर मचाने के बाद और बहुत बीमार होने के बाद भी कुछ नहीं बदला और फिर वह एक और खूनी दृश्य देखती रही,
जब तक कि उसकी सांस पूरी तरह से रुकने के कगार पर नहीं पहुंच गई। तब उसने उसे छोड़ दिया। इतनी सारी यादें उसके दिमाग में दौड़ गईं और वान वान का सिर दुखने लगा। हालांकि ये सारी यादें 1 या 2 सेकंड में ही गुजर गईं। वह जल्दी से खुद को शांत करती है, अपने शरीर से धूल झाड़ती है, खड़ी होती है और अपना स्कूल बैग उठाती है। हाथ में प्लास्टिक बैग लिए वह बिना इधर-उधर देखे एक-एक कदम सिए ये हान की ओर बढ़ने लगती है। शू यी से डरते हुए, काले शर्ट वाले लड़के से ठंडी नजरें रखते हुए, उसके पैरों के नीचे खून से सना फर्श और सफेद बाघ की हड्डियों को चबाने की आवाज के बीच। आखिरकार वह सीए ये हान के पास पहुंचती है। वह सीए ये हान को मांस के बने का बैग देती है। अरे, तुम भूखे हो? मैंने रास्ते में कुछ अच्छे बने खरीदे थे।